हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल विषय के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। भू आकृति विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो आता है एकरूपतावाद का सिद्धांत। और इसी वीडियो में हम एकरूपतावाद का सिद्धांत है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एकरूपतावाद का जो सिद्धांत है यह सर्वप्रथम स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन ने दिया था, जिनका जन्म है 1726 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1797 में। इन्होंने यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1785 में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग में प्रेजेंट किया था, उनके समक्ष पेश किया था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है, तो इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो यह सिद्धांत है उन्होंने जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग का जो जर्नल है ट्रांजैक्शंस, इस ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ द अर्थ टाइटल के अंतर्गत अपना आर्टिकल है, अपना रिसर्च पेपर है वो लिखा था। उसके बाद में इन्होंने 1795 में यही चीज है वापस अपनी बुक्स के अंदर लिखी थी, यानी कि एक जो बुक थी उसके 2 वॉल्यूम थे, थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ्स एंड इलस्ट्रेशंस। उसके साथ में उन्होंने प्रूफ्स भी दिए थे और उसको समझाया था कि ये किस तरीके की थ्योरी है। तो यह स्कॉटलैंड के जियोलॉजिस्ट है और इनके जियोलॉजी में अहम योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भूगर्भ शास्त्र के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो जेम्स हटन के एकरूपतावाद के सिद्धांत की बात करें तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है वो है द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो इस कथन को अगर हम समझें तो जैसे कि वर्तमान में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं भूतकाल में भी वैसी ही रही होगी, यानी कि वर्तमान में जो भी भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, उनको हम समझ के जो पास्ट में यानी कि इतिहास में जो भी भूगर्भिक प्रक्रियाएं रही है उनको हम समझ सकते हैं। वर्तमान के हिमानी अपर्दन को समझ के हम इतिहास के हिमानी अपर्दन को समझ सकते हैं। वर्तमान में जो पर्वतों का निर्माण, कोई आधुनिक पर्वतों का निर्माण हुआ है तो उसके हिसाब से जो पुराने जमाने में यानी कि इतिहास में पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ होगा उसको समझ सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, वर्तमान को समझना है और वर्तमान को समझेंगे तो इतिहास समझ लेंगे, यानी वर्तमान एक तरह से क्या हो गई, उसकी इतिहास की कुंजी हो गई। तो ये कथन दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो भूगर्भिक प्रक्रम है भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। अब प्रक्रियाओं की बात तो ठीक थी, पर समान रूप से जो प्रक्रिया है वो सक्रिय थी। यह कथन थोड़ा सा आलोचनात्मक था, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी हिम युग आया तो हिम युग के दौरान हिमानी अपर्दन ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि हिमानियों की संख्या ज्यादा थी, हिमानी ज्यादा थी तो क्या होगा, हिमानी अपर्दन ज्यादा होगा। वर्तमान देखें तो वर्तमान में नदियों से जो अपर्दन होता है, बहते हुए जल से जो अपर्दन होता है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार इसका विद्वानों ने विरोध किया और आगे जाके एकरूपतावाद के सिद्धांत के अंदर यह संशोधित हो गया। हम जो लास्ट स्लाइड है उसमें देखेंगे इसका संशोधन हो गया था। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि प्रलयवाद और आकस्मिकतावाद का विरोध किया था। प्रलयवाद और आकस्मिकतावाद के जो सबसे एक तरह से ज्यादा वकालत करने वाले थे उसमें जो जियोलॉजिस्ट थे, जो फ्रांस के जियोलॉजिस्ट थे, बैरन जॉर्ज कुवियर। बैरन एक तरह की कोई सामंत की उपाधि है फ्रांस में और उनका नाम था जॉर्ज कुवियर। वो एक तरह से प्रलयवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उनका इन्होंने एक तरह से विरोध किया है कि प्रलयवाद का विरोध किया है। प्रलयवाद या आकस्मिकतावाद कहता है कि कोई भी पर्वत बना है ना, एकदम अकस्मात रूप से एकदम बन गया, कुछ ही देर में ऐसे वायलेंट चीजें हुई और बन गया। कोई भी ज्वालामुखी फट गया, कोई भी भूकंप आ गया, कोई भी पर्वत है वो अचानक बन गया, कोई भी लैंडफॉर्म है, कोई भी स्थल रूप है वो अचानक आकस्मिक रूप से बन गया। तो इस बात का इन्होंने विरोध किया। आकस्मिकतावाद एक तरफ तो जो आकस्मिक रूप से कोई भी लैंडफॉर्म बन जाते हैं उनके बारे में कहता है, दूसरा कहता है कि जो पृथ्वी है ये 6000 साल पुरानी है, यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी 6000 साल पुरानी है। और जब एडम ईव जैसे बने हैं, एक तरह से धार्मिक मान्यताओं के, एक तरह से आकस्मिकतावाद धार्मिक मान्यताओं के आधार पे मतलब पल रहा था। हालांकि जो जॉर्ज कुवियर है इन्होंने धार्मिक आधार बिल्कुल नहीं लिया था, पर
इसको आगे ब्रिटेन के जो कुछ जियोलॉजिस्ट वगैरह थे, इन्होंने उसको धार्मिक आधार से जोड़ दिया और आकस्मिकतावाद है वो धार्मिक आधार के साथ जुड़ गया। तो इसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि ये 6000 साल पुरानी नहीं, पृथ्वी बहुत ज्यादा पुरानी है कि इसके ना तो कोई आदि का पता है ना इसके कोई अंत का पता है। यानी कि मतलब भूतकाल में देखें तो पृथ्वी कितनी पुरानी है इसके बारे में कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है, यानी इसका अनुमान लगाना कठिन है। और इसका अंत कब होगा पृथ्वी का, इसके बारे में भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय के दौर की बात करें तो उस हिसाब से काफी ये कथन सही था, क्योंकि हम अब पता लगा पाए हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है और पृथ्वी के जो आयु के आधार पर देखें इस कथन को तो ये बहुत ज्यादा पुरानी है। तो ये कथन भी काफी हद तक सही है। तो जो एक रूपतावाद का सिद्धांत इन्होंने तो दिया पर ये पॉपुलराइज नहीं करवाए, आकस्मिकतावाद को खत्म नहीं कर पाए। आकस्मिकतावाद खत्म कब हुआ? 1830 में जाके हुआ, यानी उनकी मृत्यु के बाद में हुआ। तो इन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, बुक भी लिख दी, पर बुक लिखने के बाद में भी लोगों को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी बुक लिखोगे। तो उस समय भी कोई अभी भी कोई बुक्स कहां पढ़ता है, तो उस समय कहां पढ़ेंगे। एक तो बहुत महंगी बुक्स थी, तो महंगी बुक्स थी तो वो पॉपुलर नहीं हो पाई। तो उनके एक मित्र थे, मित्र ने इसको क्या है एक तरह से वापस रीस्टेटेड किया। जो एक रूपतावाद का सिद्धांत जो जेम्स हटन ने दिया था, इसको क्या है वापस पुनः लिखा सरल शब्दों में और छोटी सी किताब में। तो जॉन प्लेफेयर जेम्स हटन के मित्र थे और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर गणित के प्रोफेसर थे, गणितज्ञ थे। तो इन्होंने क्या किया, 1802 के अंदर वापस इस एकरूपतावाद को लिखा। तो थोड़ा सा और पॉपुलर हुआ ये सिद्धांत और लिखा क्या, इलस्ट्रेशंस ऑफ द हटोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ, एक छोटी सी किताब लिखी, उसके अंदर लिखा। उसके बाद में जो ये प्लेफेयर का जो लिटरेचर था वो सर चार्ल्स लेल को मिला और इन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। सर चार्ल्स लेल थे, वो भी स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जब हटन की मृत्यु होती है उसी साल इनका जन्म होता है। तो जो प्लेफेयर का जो लिटरेचर है, प्लेफेयर के लिटरेचर को इन्होंने पढ़ा और एक रूपतावाद के सिद्धांत को और ज्यादा आगे बढ़ाया, जियोलॉजी के क्षेत्र में और ज्यादा काम किया और एक रूपतावाद के सिद्धांत को और ज्यादा पॉपुलराइज किया। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी नाम की बुक लिखी और इसके 3 वॉल्यूम लिखे, जो कि 1830 से लेके 1833 तक पब्लिश हुए और अपने मृत्यु तक इन्होंने लगभग इसके 11 संस्करण निकाल दिए थे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के, यानी कि ये इतनी पॉपुलर किताब थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रूपतावाद का सिद्धांत है वो किस तरीके से पॉपुलर होता है। और अंत में जो एक रूपतावाद का सिद्धांत है उसको अगर सरल शब्दों में कहें तो कि वही भौतिक भूगर्भिक प्रक्रियाएं और नियम जो आज संचालित होते हैं पूरे भूगर्भिक इतिहास में कार्य थे। पहला तो कि जो आज जो प्रक्रियाएं चल रही है, भले ही जल अपर्दन वाली हो, भले ही वायु द्वारा अपर्दन वाली हो, हिमानी अपर्दन वाली हो या सागरीय लहरों द्वारा जो अपर्दन हो रहा हो, जो भी भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं, भले अपर्दन की हो, निक्षेपण की हो, डिपोजिशन की हो, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं क्या है भूगर्भिक इतिहास में भी यानी पास्ट में भी कार्यरत थी। फर्क क्या है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा अब जैसी तीव्रता के साथ हो, यानी कि हो सकता है कि अब तीव्रता कम है, हो सकता है उस समय ज्यादा रही हो, जैसे कि हिमानी अपर्दन है, हिमानी अपर्दन आइस एज के दौरान ज्यादा था, अभी कम है। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत का जो मूल निचोड़ है वो बाद में ये निकल जाता है। आगे की वीडियो में जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ जो जियोमॉर्फोलॉजी है एक तरह से, उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जो जियोमॉर्फोलॉजी है जो थॉर्नबरी ने दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में, उनके जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है, ये पहला कॉन्सेप्ट है, बाकी के 9 कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको मिला के ही एक अलग से वीडियो मतलब इसका जो अगला वीडियो है वो आएगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत था वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसका एक अलग वीडियो बनाना पड़ा। और इस तरीके से हम फिजिकल जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी
क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और एनवायरमेंटल जियोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। इन 4 यूनिट के अलावा जो प्रायोगिक भूगोल है उसको भी, इन 5 यूनिट को हम YouTube पे लगभग 2-3 महीने में हम पूरा कवर कर लेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।